हाफिज साहब, हमको कितनी तगो-दो करनी पड़ी इस मकाम तक पहुंचने के लिए, और ये क्यों ऐसे हुआ? दुनिया भर से सियाह आते थे, एक हमारी प्राइड था, अल्लाह करे दोबारा बने, मगर अब ये हालत क्यों है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया वटी साहब और काजी साहब। बात यह है कि ये मेहनत तो पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से कर रही है और मुसलसल कर रही है कि किसी तरह इसको मज़ीद बर्बाद करें, मज़ीद तबाह करें। और ये हमें जो है वो 173 में से 169वें नंबर पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये EIU की रिपोर्ट है और इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी शामिल है जो एनालिसिस ये करते हैं, इसकी इकोनॉमी भी शामिल है, हेल्थ केयर की सर्विसेज शामिल हैं, एजुकेशन शामिल है, और किसी भी जगह पर आप किस तरह रहते हैं उसके लिहाज से ये पूरा एनालिसिस करते हैं। 1946 से ये दायरा काम कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये शर्म का मुकाम नहीं है कि ये कैपिटल है सिंध का और ये जो हमारा इकोनॉमी का कैपिटल कराची है, और ये कराची वाकई रसूल बिलाद था, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि 30-35 साल में ये कहाँ से कहाँ चला गया। तो इसमें जाहिर सी बात है जब आप इसको ऑन ही नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इसको ऑन नहीं करती। इसकी सबसे पहले गिनती खा गए आदि। जब गिनती नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, मुलाजिमतें क्या होंगी, और इस तरह से इसका पूरा डेवलपमेंट कैसे होगी। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर इस शहर में पानी की जो सहूलत है वो यूँ समझ लें कि 25% पानी अवेलेबल है इस वक्त, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। 1600 से 1700 हमारी MGD रिक्वायरमेंट है, जिसमें अभी हमें 450 के करीब मिल रहा है, और उसमें भी तकरीबन 35% से 40% तक पानी लीकेज। यानी इसका मतलब ये होता है कि पानी तो होता है लेकिन लाइनों में नहीं होता, टैंकरों में होता है। और बिलावल साहब ने तो खुद ही फरमा दिया था कि मेरे बिलावल हाउस में पानी टैंकरों से आता है, लाइन से नहीं आता। तो गोया उन्होंने ये चार्जशीट तो अपनी हुकूमत पे ही रखी कि ये क्लिफ्टन जैसे मकाम पर भी लाइनों से पानी देने से कासिर हैं, जबकि K4 मनसूबा 18 साल से पेंडिंग है, सीवरेज का S3 मनसूबा 14 साल से पेंडिंग है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो 5 लगने थे कंबाइंड वो तकरीबन 7-8 साल से पेंडिंग है। और आप ये बताइए कि कोई एक बड़ा मनसूबा नहीं बनाया। मास ट्रांजिट पेंडिंग चला आ रहा है, सर्कुलर रेलवे 13 साल से पेंडिंग है, बंद हुआ है ये 1999 से। और इस तरह बदतरीन सूरत हाल से इन्होंने इस शहर को दो चार किया। एजुकेशन तबाह कर दी है, जो मुलाजमतें हैं उसमें कराची के लोगों को जो परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। 80 to 90% अदर देन कराची में नौकरियां मिलती हैं। आप सेक्रेटेरिएट चले जाएं, आप एजुकेशन में चले जाएं, आप हेल्थ में चले जाएं, आप DC ऑफिस में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कराची के रहने वालों को ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी। सब लोग ये चाहते हैं, जो नौजवान पढ़ लिखने की कोशिश करते हैं, उनके माँ बाप उनको किसी भी तरह पढ़ा देते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। जो यहाँ रहते हैं उनके लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। सिंध वो बदनसीब सूबा है कि जहाँ ड्रॉप आउट रेशियो लड़कियों का वो तकरीबन 90% है। जो पहली क्लास में दाखिल हो और 10वीं क्लास तक पढ़ सके वो तकरीबन 90% ड्रॉप आउट हो जाता है। ये इंटीरियर सिंध की बात है और कराची में भी इसका रिफ्लेक्शन मौजूद है। मैं एक बात आपसे भी करूंगा और कंट्रोल रूम से भी कहूंगा कि अगर हमें सिंध की हुकूमत के कोई साहब से हमारा राब्ता हो सके तो वो भी यकीनन करवाएं। ये सीरियस बातें हैं, मैं चाहूंगा उनकी नुमाइंदगी हो। साहब आप सवाल करें और मीनवाइल हम देखते हैं कि हमें सिंध से कोई मिले। अच्छा काजी साहब, मेरे बारे में मशहूर है कि मैं बहुत ज्यादा तनकीद करता हूँ, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब के बारे में मैं जानता हूँ, बाकिरदार भी हैं और दयानतदार भी हैं। मेरे इनसे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जो पाकिस्तान का दिल है, धड़कन है, रोशनियों का शहर था कराची, ये किसको जिम्मेदार समझते हैं? दूसरा, माजी में होने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन थे, हमारे गैर जानिबदार हल्के कह रहे थे कि जमाते इस्लामी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बज़ाहिर इनकी सीटें भी ज्यादा हो गई, लेकिन मेरी ये फिर नहीं बने। मुर्तजा साहब भी काबिल एहतराम है, लेकिन इसका फिर जिम्मेदार कौन है? अगले इलेक्शन में भी यही धांधली होगी। तो मेरी हाफिज साहब से दो गुजारिशात है कि क्या बल्दियाती इलेक्शन में क्या हुआ और पाकि कराची इस नैश पे क्यों पहुंचा, इसका असल जिम्मेदार वो किसको समझते हैं? आज जरा खुल के बात करें। अच्छा देखें, जहां तक बल्दियाती इलेक्शन का ताल्लुक है, आपको पता है ये EIU की जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स की, ये 15 जून से पहले की है। अगर ये 15 जून के बाद छपती तो इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत और अनरेस्ट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो हो सकता है कि हम 172वें नंबर या 73वें नंबर पे ही आ जाते। जो कुछ इस मेयर के इलेक्शन में हुआ है कि नंबर्स हमारे ज्यादा हैं। देखें, तज्जिए नहीं थे, हमने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं इस शहर में। हमारे वोट और पीपल्स पार्टी के वोट में वो 40% कम वोट हैं उनके हमसे। ठीक है, उन्होंने हल्का बंदियां जाली तरीके से करके छोटी छोटी करके उन्होंने नंबर अपने बढ़ाए थे। उसके बावजूद
जब नंबर्स हमारे ज्यादा हो गए तो उन्होंने 14 नशिस्तें हमारी छीन ली, 12-13 पीटीआई की छीन ली, नतीजे तब्दील कर दिए अपने आरोप के जरिए। सारे फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद, कोई इलेक्शन कमीशन हमारा सुनने वाला नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं अभी। उसके बाद इन्होंने जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें सीटें छीनी। फिर उसके बाद उन्होंने, उसके बावजूद जब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ यानी नून लीग और जेयूआई के साथ अलायंस किया तो 173 बने उनके, और हमारे और पीटीआई के मिलकर 193 बने। लेकिन 193 हार गया, 173 जीत गया, इसलिए कि 31 जिंदा इंसानों को, मुंतखब लोगों को इन्होंने आने नहीं दिया, चाहे खरीदा चाहे जबर किया और 9 मई का इस्तेमाल किया। हर दो सूरतों में जमहूरियत पे शबखून था। जब आप जमहूरियत पे शबखून मारेंगे और जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं होने देंगे और अपने माजी को आप दोहराते रहेंगे, यही काम आप गिलगित बल्तिस्तान में करें, यही काम आप आज़ाद कश्मीर में करें, यही काम आप मशरिकी पाकिस्तान में मैंडेट तस्लीम नहीं किया, मुल्क तोड़ दिया आपने यही काम बलूचिस्तान में किया, यही काम आप सेनेट के इंतखाब में करते हैं, तो ये जमहूरियत दुश्मनी है आपकी। और कराची से तो पीपल्स पार्टी को लगता है बुग़्ज़ है। देखें, मेन स्ट्रीम कराची से तो उनका कोई एक दो बंदे भी कामयाब नहीं हो सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा हमने स्वीप किया है, 2-3 जगह बस सीटें छीनी इन्होंने, जबरदस्ती नंबर तब्दील किए, बाकी सब स्वीप हमने किया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने, अभी भी हमारे पास 2 टाउन है और 2 टाउन इन्होंने जबरदस्ती छीन लिए, चूंकि एक में सईद गनी साहब के भाई साहब के नंबर पूरे करने थे और सफूरा की जमीनों का मसला था। इसी तरह से औरंगी टाउन में हमारे वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली इन्होंने, छीन लिया, कोरंगी टाउन छीन लिया। तो शहर तो हमारे पास है, मैंडेट तो हमें मिला है, लेकिन जबरदस्ती जो है मुसल्लत कर दिया है और कोई आवाज उठी है, मैं समझता हूं मीडिया ने इसको उठाया है, लेकिन जिस तरह से ये शबखून कराची जैसे शहर पे मारा गया, मीडिया का फर्ज बनता है कि वो इश्तिहारों को ना देखें, आवाम को देखें। लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि हमें चाहिए था कि मैं उसको आपसे मदद खा भी हूँ कि पीपल्स पार्टी के लोग भी होते। जब मेरी बात हो रही थी गालिबन नासिर खान साहब से या किसी और से, तो वो कहते हैं जो 31 लोग जो नहीं आए वो इसलिए नहीं आए कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की कि हमने वोट पीटीआई को दिया था तो हम जमात इस्लामी को नहीं देना चाहते थे। डू यू लेंड एनी क्रेडेंस टू दिस थियरी? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, इसमें सीधी सीधी बात यह है कि ये पार्टी डिसीजन होता है ना, जो कानून है और जो ज़ाब्ता है, पार्टी डिसीजन के मुताबिक अगर पार्टी के चेयरमैन है, और ये सारे 31 ये कहते हैं कि हम इमरान खान के वफादार हैं, जब ये पार्टी चेयरमैन के वफादार हैं और पार्टी चेयरमैन का फैसला यह है कि जमात इस्लामी को वोट डालो, तो फिर ये कौन सी पार्टी चेयरमैन से वफादारी है? ये तो इसका तो मतलब यह है कि जो सईद गनी साहब या मुर्तज़ा साहब या वगैरह वगैरह कह रहे थे, यानी 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ था और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि पीटीआई के लोग हमारे राब्ते में हैं और मेयर हमारा बनेगा, नंबर हमारे ज्यादा बन रहे हैं दोनों के मिला के, मेयर उनका बनेगा, तो इसका तो मतलब ही पहले ये था। और अगर वाकई यहां पर कोई अदालती निजाम सही हो और इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले कर रहा हो, तो ऐसे वजीर जो पार्टी डिसीजन के खिलाफ बात कर रहे थे उनकी नाअहली होनी चाहिए। इसका मतलब है आप तो राब्ते में है का मतलब है कि आप इंडिविजुअल राब्ते की तो हैसियत ही नहीं है, तो पार्टी डिसीजन होता है। तो इसलिए ऐसे सारे लोगों की बातें, इसमें 2 बातें हैं, या तो उनकी कीमत लगी है या उन पर जबर था। तो एक दफा वो वीडियो जारी करते थे कि हम जो है वो वोट नहीं डालेंगे, और एक दफा करते थे कि हम पर बहुत दबाव है, हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं। तो ये तो तहकीकात JIT बनाकर होनी चाहिए ना, ये तहकीकात तो अदालत को करनी चाहिए। हम अदालत में जा रहे हैं और हमने तो उससे पहले भी केस किए हुए हैं, इसलिए ये मसला इतना सा नहीं है। ये तो जमहूरियत को तबाह किया है आपने, तो गिनती को तस्लीम नहीं किया है, तो रियाजी को फेल कर दिया इन्होंने, और ये जो प्रोजेक्ट बिलावल था इन्होंने खुद अपने हाथों इसको क्रैश कर दिया है। ये कामयाब नहीं हुआ, जहाज टेक ऑफ होते ही लैंड कर गया है, बल्कि क्रैश हो गया है। जी हाफिज साहब, मैं फिर उसी रिपोर्ट पर वापस जाना चाहूंगा जिसमें नाकाबिल रिहाइश शहर करार दे दिया कराची को, और यह बहुत बड़ी बात है। सवाल यह है कि यह रिपोर्ट 2019 में भी मेरी नजर से गुजरी थी, जिसमें 140 में से 136वां नंबर था, 20 में ये आई नहीं, फिर 22 में भी फिर ये 40वें से 36वें पे, अब ये 23वां जो हमारा 2023 आ गया, इसमें तो हम 6 नंबर और पीछे चले गए। मेरा सवाल आपसे यह है कि 2 दहाइयों से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, ये नफी है उसके दावों की, यहां तक तो मैं आपसे मुतफिक हूं। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका रहा, अब मुर्तज़ा वहाब साहब भी मेयर साहब आ गए, सारे मामला ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे इस फिगर से मुतफिक है कि कराची की तबाही में MQM 50%, पीपल्स पार्टी 30% और जमात इस्लामी 20% शामिल है, और ये एवरेज निकलती है? क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? आप मुझसे एग्री करते हैं? जमात इस्लामी को आपने कहां से घसीट लिया? अगर कोई गोल्डन इरा है कराची का तो वो तो जमात इस्लामी के मेयरशिप में ही हुआ है ना। अब्दुल सत्तार अफगानी के ज़माने में आप 2 टर्म हमारे पास थी, और एक जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब। लेकिन MQM, यस,
चूंकि एमक्यूएम को कराची के लोगों ने बहुत भरपूर सपोर्ट किया था शुरू में, वोट भी दिए, जवान भी दिए, खून भी दिया, लेकिन बदकिस्मती थी इस शहर कराची के साथ कि एमक्यूएम ने अपना रोल प्ले नहीं किया, बल्कि हमें बहुत नेगेटिविटी की तरफ ले गए। और फिर ये दोनों अलग अलग नहीं है, आप डायरेक्टली 80% 90% कहते हैं इनको, इसलिए कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हैंड एंड ग्लव्स हैं हमेशा से, और इस तरह से हैं कि ये दोनों अपोजिशन भी जाहिरी तौर पर करते हैं, और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो ये हुकूमत साथ बनाते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, आखिरी जो पिछले अशरे की 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और वफाक में भी आई और सूबे में भी आई। एमक्यूएम वफाक में भी इनकी इत्तेहादी थी और सूबे में भी इत्तेहादी थी। 2009 से लेकर 2015 तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया पीपल्स पार्टी ने, और एमक्यूएम इनकी इत्तेहादी रही। इस दौरान में सारे कराची के महकमे पीपल्स पार्टी कब्जा करती रही और उसने उसको सिंध हुकूमत के तहत कर दिया। एमक्यूएम इनके साथ मौजूद रही और उनके गवर्नर उसके बाद भी मौजूद रहे, और अभी भी एमक्यूएम और इनके दरमियान एक इत्तेहाद है, पीडीएम। इन्होंने तो रिजीम चेंज के मौके पर सौदेबाजी की है एमक्यूएम ने, तो आपकी बात बिल्कुल बचा है, इन दोनों ने मिलकर ही किया है। और मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि नून लीग ने कराची को कभी ऑन नहीं किया, और इवन पीटीआई से भी हमारी ये शिकायत रही इमरान खान साहब के जमाने में कि आपने भी कराची को उस तरह ऑन नहीं किया जितना बड़ा मैंडेट कराची के लोगों ने आपको दिया था। ठीक, वक्त कम है, भट्टी साहब कुछ बात करना चाहते हैं? कोई इदारा, अच्छा हाँ, वैसे मेरी गुजारिश ये है, मेरा पहला सवाल था कि आज तक का जिम्मेदार है क्या जो अब हुआ आपके बकौल, तो क्या आइंदा इलेक्शन भी अगर ऐसे ही होते हैं तो फिर अवाम की तो बदकिस्मत रहेगी, कराची की अवाम भी और पाकिस्तान की, जब अवाम का मैंडेट ही नहीं कबूल किया जाएगा, अवाम के दिए हुए वोटों के मुताबिक नताइज ही नहीं आएंगे, या उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी या तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, उस पर आपकी क्या अमली होगी जमात इस्लामी की? नहीं, ये बहुत ही परेशान कुन बात है ये कि जो एक मेयर का इंतखाब इलेक्शन कमीशन शफाफ नहीं करा सका हो, बल्दियाती इलेक्शन ना करा सको, वो पूरे पाकिस्तान का इंतखाब क्या कराएगा, और ये किस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसलिए तमाम बाज़मीर पॉलिटिकल लोगों को, एनालिस्ट को, सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को, खतीब जो को लिखने वाले हैं, उन सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, मायूस होकर घर बैठना तो इलाज नहीं है। मैं कराची के लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उनका रास्ता रोका गया, उनका मेयर मर्जी का और उनके मैंडेट का नहीं बनने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद नो टाउन तो जमात इस्लामी के पास है ना। जो कुछ ये चक्कर चला रहे थे उसमें से तो हमें एक भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन पुरअमन मुजाहिमत और रास्ता जमहूरी है, पुरअमन है और लड़ना है, इसके जरिए से ही आपके लिए रास्ता बनेगा। अगर इनके हाथे हथियार डाल दिए तो खा जाएंगे, लूट लेंगे, लड़ना पड़ेगा राइट्स के लिए। नईम रहमान साहब, आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका, हमने वक्त दिया।